नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कोशिश होगी, उम्मीद करता हूं कि आप सबकी सारी की सारी क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म में आज की जो आई हैं सब सॉल्व कर पाए हम लोग। कोलकाता से ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल आज जुड़ेंगे आप सबकी मदद करने के लिए। आप लोग की स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर, टोल फ्री नंबर, हमें रीच आउट करने के तरह तरह के तरीके हैं। इस हफ्ते का तो ये लास्ट एपिसोड है सास बहू सेंसेक्स का, क्योंकि कल फ्राइडे है तो वो फ्राइडे स्पेशल की तैयारी होगी। लेकिन अगले हफ्ते कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज फिर से आप लोगों की हम लोग रेज कर पाए। क्विकली भारतीय बाजार स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा। तो आज है एक्सपायरी का दिन, और एक्सपायरी के दिन 3 दिन के बढ़िया मोमेंटम के बाद कुछ कंसोलिडेशन का मन। तो हमने मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे रिकॉर्ड तोड़ तेजी आती हुई देखी, बढ़िया मोमेंटम पकड़ा। आज एक्सपायरी के दिन जरूर थोड़ी सी कंसोलिडेशन है, अभी भी इन ग्रीन, कहने के लिए 20-25 पॉइंट ऊपर, कहने के लिए चौथा दिन है तेजी का। लेकिन आज वो फ्लैट लाइन के आसपास ही हम दरअसल कामकाज करते हुए नजर आएंगे। लेकिन हां, कल के जो हाइज थे 290 के, अब तक के रिकॉर्ड हाइज, उसको हमने आज भी ब्रीच करा। 295 आज के स्तर थे, तो रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला तो बना हुआ है। आज दिक्कत है कि निफ्टी बैंक, जिसने अब तक इस लास्ट लेग ऑफ रैली में आउट परफॉर्मेंस को ड्राइव किया था, क्योंकि अब तक लेगार्ड था और निफ्टी बैंक में असली खरीदारी लौटी थी, आज थोड़ा सा वहां पे प्रॉफिट टेकिंग। निफ्टी बैंक इस समय आधे % के दबाव के साथ कामकाज करता हुआ, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शायद मेरे ख्याल से कंसेंसस ट्रेड बन गया था स्ट्रीट का, निफ्टी बैंक, बैंकिंग स्टॉक्स, फाइनेंशियल्स, और यही रीजन है शायद थोड़ा सा इस समय दबाव, और शायद एक्सपायरी का दिन होगा वो भी प्ले आउट होता हुआ। पर हां, एक दिक्कत अभी भी बनी हुई है, मिड कैप स्मॉल कैप्स का अंडर परफॉर्मेंस। इंडेक्स के लिहाज से तो 1/3% का दबाव दोनों में नजर आएगा, पर असली पेन नजर आएगा जब आप मार्केट ब्रेथ डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 1:3 का रेशियो, ये दिक्कत वाली बात। जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं सिर्फ 25% हरे निशान में है, 75% लाल निशान में ट्रेड करते हुए। अभी इतने घबराने की जरूरत नहीं है, एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स होंगे, थोड़ा सा मूड माहौल वैसा है। आज के बाद फ्राइडे या मंडे ऑनवर्ड्स इस सिचुएशन को करेक्ट होना चाहिए, वो जरूरी है, उस पर हम नजर रखेंगे। लेकिन जरा अग्रवाल सर से बात कराइए। अग्रवाल सर, कैसा लग रहा है मोमेंटम? ये 300 तो आ गया, वो 16,000 पार, 300 तक के लेवल्स जो बाजार इवेंचुअल टारगेट सेट करके चला था, हम उनको एक झड़ी में अप्रोच करते हुए नजर आए। अब आप लोग होम कैपिटल में कैसे अप्रोच कर रहे हो? कितना सिलेक्टिव हो गए हो? कितना प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हो? कितना एग्रेसिवली अभी भी बाइंग कर रहे हो? देखिए, गुड आफ्टरनून आशीष जी पहले तो, और जो भी महिला दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगी सबको नमस्कार। जो आपने कहा ना कि 16,300 का आंकड़ा आ गया, 16,091 क्रॉस नहीं कर रहा था, और हम लगातार आंखें गड़ाए देख रहे थे कि ये क्रॉस हो जाए, अब 16,300 क्रॉस हो गया। लेकिन अगर आप देखो तो पिछले जब से कोरोना के बाद जो मार्केट में क्रैश हुआ, 9,000 तक निफ्टी गया, उसके बाद 12,000 लोगों को भारी लगने लगा, फिर 13,000 लगने लगा, 14,000 लगने लगा, अब 16,000 लगने लगा है। तो ये सिर्फ एक आंकड़ा है, मैं नहीं समझता कि इसमें बहुत ज़्यादा चिंता की कोई बात है। हो सकता है कि थोड़ा करेक्शन आए, क्योंकि बहुत रिलेंटस रैली हुई है मिड कैप स्मॉल कैप में भी, जैसे कि आप बता रहे थे, दबाव देखने को मिल रहा है। बट जो नतीजे तीसरी तिमाही के आए हैं लगभग सभी कंपनियों के, जो अभी तक आए हैं, बहुत ही उत्साहजनक रहे हैं। और अगर ऐसी परफॉर्मेंस जारी रहती है तो मुझे उम्मीद नहीं होगी कि, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से ऊपर बाजार जाएंगे। तो कोई भी गिरावट आती है, अच्छे स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करें, यही हमारी ओम कैपिटल की तरफ से हमारे क्लाइंटों को और आपके दर्शकों को राय है। वो जितना हम लोग डाउट करेंगे, जितना हम रिटेल क्वेश्चन करते रहेंगे, उतना ही बाजार सरप्राइज करेगा। ये उस तरह का बाजार हो रहा है इस समय। और अच्छी बात यह कि एफआईआई की फ्लोज थोड़े से लौटे हैं। तो चलिए नजर रखिएगा, आज एक्सपायरी ट्रेड के बाद देखते हैं किस तरह से मूड वॉल बनता है। लेकिन इस समय तो फ्लैटिश नोट में होप कर रहा हूं कि आप सेकेंड हाफ में एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स आपको आपकी स्क्रीन पे प्ले आउट होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, सबको स्क्रीन पे दिखा दीजिए। आप दिखा चुके हैं शायद, जब राजेश जी सबको हेलो कर रहे थे। वडोदरा, दिल्ली, फरीदाबाद और जोधपुर जाने की आज हो रही है तैयारी। कोलकाता तो राजेश जी के साथ हम लोग घूम आए। शुरुआत कर देता हूं वडोदरा के साथ, और रजनी गुप्ता मैम आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। रजनी जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम। कब से शेयर मार्केट्स में कैसे आए मैम, और कैसी चल रही है ये जर्नी शेयर बाजार की? ओके, एक्चुअली मैं शेयर मार्केट में 2005 से स्टार्ट किया मैंने। हाँ,
और अब तक की 2005 से कब, जर्नी तो बहुत समय हो गया, 1.5 दशक हो गए। आपने तो वो बढ़िया समय से लेकर वो आप तक का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मेल्टडाउन सब देख लिया है। पोर्टफोलियो चल कैसा रहा है मैम? डटे रहे बाजार में इस दौरान या आते जाते रहे? नहीं नहीं, इतना टाइम हो गया है तो सारी चीजें अच्छी चल रही है। हाँ, तो फिर रजनी मैम, दिक्कत कहाँ आ रही है? आपकी दो क्वेरीज हैं। पहली है मदरसन सुमी, ले रखा है ऑलरेडी? जी हाँ, मदरसन सुमी मैंने 200 शेयर लिए हैं 235 में। हाँ। और एच एफ सी एल लिए हैं मैंने 72 में 200 शेयर। तो मुझे इसमें और बाय करना है, तो क्या मैं कर सकती हूँ? क्या है इसके प्रोस्पेक्ट, मुझे जरा समझाइए। दोनों में और खरीदना है, मदरसन सुमी और एचएफसीएल दोनों को? जी। तो भाई राजेश सर, क्या करना है? मदरसन सुमी अच्छे मूव्स के बाद कंसोलिडेशन, वैसे चला बहुत है, ऐसी बात नहीं है। पिछले साल जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, 60 रुपए का स्टॉक आज पहुंच गया है 200 प्लस के लेवल्स पर, तो चला बढ़िया। लेकिन अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मूड में लग रहा है। क्या फर्दर ऐड करना चाहिए मदरसन सुमी में? क्या सबसे अच्छा ऑटो एंसिलरी प्ले यही है क्या? आशीष जी, ऑटो एंसिलरी में एक बहुत अच्छा प्ले है। सबसे अच्छा तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत सी कंपनियां हैं जो भी अगर इनसे बेहतर नहीं तो इनके बराबर पड़ती हैं। लेकिन जहाँ तक मदरसन सुमी की अपने अगर बात करें तो कंपनी बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिर वो इनके क्लाइंट लिस्ट को भी अगर आप देखें तो ऑडी, डायलमर, वॉक्सवैगन सभी इनके इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं। इस तिमाही के नतीजे बहुत शानदार रहे। टॉप लाइन में करीब करीब 19% और बॉटम लाइन में 290% की बढ़त दिखेगी। मैनेजमेंट का पुरजोर फोकस है डेट कम करने में, जिसके कारण से मार्जिन्स में भी अपटिक देखा गया। ऑर्डर बुक में भी अगर आप देखें तो 20-21% के आसपास की ऑर्डर बुक ईवी से आ रही है, तो जो भी अपने आप में बहुत उत्साहजनक है। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है कि आगे आने वाले दिनों में ऑटो में एक तो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज, दूसरे जो कॉपर वगैरह के रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़े हुए, उनसे उनके मार्जिन्स पे दबाव देखने को मिलेगा। इस वजह से ये कंसोलिडेट कर रहा है। दूसरा कारण जैसे आपने बताया कि बहुत बढ़त हो गया। मैं कहूँगा बनी रहें स्टॉक में। 280 का हमारा टारगेट है आने वाले साल भर में, और अगर ये स्टॉक करेक्ट होकर 220 तक आता है तो वहाँ पर ये और अभी हाइड कर सकती है। ओके, तो थोड़ा सा करेक्टिव मोड में आता है 220 ऑड लेवल्स के आसपास, तो फर्दर ऐड किया जा सकता है। अगली क्वेरी में बाद मिलूंगा। दिल्ली जा रहा हूं, आकांक्षा अग्रवाल आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। आकांक्षा जी, आप कब से मैम गुड शेयर आफ्टरनून मार्केट? आशीष जी। मैं ये शो लास्ट ईयर से देख रही हूँ, जब से लॉकडाउन हुआ था। सो इनफैक्ट मेरे हस्बैंड ही हाँ। डीमैट अकाउंट ओपन कराया था, वो तो करते थे ट्रेडिंग का 1 साल पहले से, बट मैं उनको लीड्स बताती रहती हाँ। थी कि हाँ। ऑनलाइन रीड करके, बैलेंस शीट स्टडी करके। बट मेरा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था स्टॉक मार्केट, टू बी ऑनेस्ट। बट जब से मैं सीएनबीसी से मैं जुड़ी तो आपके एक्सपर्ट्स काफी अच्छी ओपिनियंस देते थे। हाँ। एंड एक्चुअली वो स्टॉक के बारे में नहीं, पूरी कंपनी डिटेल एनालिसिस भी बताते थे। तो उससे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि आप हाँ। किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, और आपका फंड्स कहाँ जा रहे हैं, फिर उसकी ग्रोथ क्या है। सो धीरे धीरे मेरा बेसिकली फाइनेंस बैकग्राउंड से एमबीए फाइनेंस में है। प्रोफेशनली आई एम कॉस्मेटोलॉजिस्ट, स्किन एंड हेयर एक्सपर्ट। सो बेसिकली फिर मेरा अरे इंटरेस्ट वाह। डेवलप हुआ हाँ। लास्ट ईयर से ही, आपके साथ जुड़ने के बाद ही चैनल से। और उसके बाद मेरे हस्बैंड भी काफी ये वॉच करने लगे। उससे पहले वो कहते थे नहीं, टीवी एक्सपर्ट्स तो ओपिनियन देते हैं, पता नहीं। फिर जब उनको लगा कि आपकी ओपिनियंस आर रियली वर्किंग एंड काफी अच्छी आप लोग सलाह देते हैं, हाँ। तो फिर हम लोग इससे जुड़े चैनल से। वाह वाह, बोलते रहिए आप। राजेश जी को दिखाओ जरा स्क्रीन पर। डायरेक्टर साहब थोड़ा सीनियर इतना चौड़ा हो गया। राजेश जी, आप डिटेल में एनालिसिस करके बताते हो, सबको अच्छा लगता है आपके कॉल्स वॉल्स। अच्छा इट्स रियली आकांक्षा जी, गुड। दो क्वेरीज। पहला हाँ, कुछ कह रहे हो आप? हाँ जी। सो मैं ये कह रही हूँ, इट्स रियली गुड कि आपने फीमेल्स के लिए स्पेशल शो स्टार्ट किया है। एंड दिस इज लाइक कि फॉर फीमेल इन्वेस्टर इट विल रियली गिव अ गुड ग्रोथ। होपफुली आइडिया यही था मैम। आकांक्षा जी, पहला अशोका है। अशोका बिल्डकॉन ले रखा है क्या? या अशोका बिल्डकॉन है। कितने स्टॉक्स कितने पे लिए हुए हैं और क्यों लिया हुआ है? रैशनल मतलब ट्रेडिंग का था या लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में रखा हुआ है? वैसे ट्रेडिंग का था, मींस 3 to 6 months का प्लान। हाँ। मैंने अभी लास्ट मंथ ही लिया है ये। हाँ। हाँ। ओके। ये इसकी क्या बैलेंस शीट स्टडी करी थी आपने या नहीं करी इस वाली? हाँ, मैंने देखा था अशोका के अभी कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स भी इनको मतलब हाईवे प्रोजेक्ट्स मिले हैं एंड ऑल। सो हाँ। मुझे लगा कि इस कंपनी में ग्रोथ हाँ। है आगे। हाँ।
नहीं तो अच्छी एंट्री तो ठीक हुई है, 88 की एंट्री हुई है, 100 के ऊपर तो चल ही रहा है और 6 मंथ्स के आसपास का टाइम होराइजन लेके चल रही है आकांक्षा जी। क्या करना है राजेश सर, सही स्टॉक है क्या और रखना चाहिए 6 महीने के लिए क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आकांक्षा जी को बधाई देना चाहूँगा और तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारे चैनल को इतनी तारीफ़ कर रही हैं और इन्हें फ़ायदा पहुँचा है। और दूसरी सबसे अच्छी बात है कि ये बैलेंस शीट स्टडी कर रही है, क्योंकि आज के बाज़ार में कोई अगर बैलेंस शीट स्टडी करके स्टॉक लेता हुआ है ना, तो लोग उसे ऐसे देखते हैं जैसे कोई एलियन हो। तो खैर, ये तो दूसरी बात हुई। और जहाँ तक अशोका की बात है, कंपनी बहुत शानदार है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी है। और इस तिमाही के जो नतीजे आए थे ना, तो वो भी बहुत शानदार नतीजे आए थे। एसेट मोनेटाइजेशन ये कर रहे हैं, डेट रिडक्शन पे इनका जोर है और सबसे अच्छी बात है कि 101 बिलियन के आसपास की ऑर्डर बुक है, जो कि आने वाले दिनों में एग्जीक्यूट होती हुई नज़र आएगी। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे स्टॉक में ये बैठी है। 140 का टारगेट ये मानकर चले आने वाले 9 से 12 महीने में। अब अगर इनका ट्रेडिंग का नज़रिया होगा तो मैं इन्हें कहूँगा कि 88 की इनकी खरीद है, 94 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दे तो कम से कम इनका कैपिटल प्रोडक्शन हो। लेकिन चूंकि ये फंडामेंटल फॉलो करती हैं, तो मैं ये कहूँगा कि ये सब ना देखें। 140 का टारगेट, अब साल भर में 101 बिलियन के ऑर्डर बुक, मैं समझता हूँ यहाँ बिल्कुल बना रहना चाहिए। अच्छा, अगर दिल से बैलेंस शीट पढ़ने लगे सर तो ये आईपीओ कई सारे, इसमें पैसा लगाने का मन नहीं करेगा, फिर पैसा कैसे बनेगा? बन तो पैसा रहा ही है, ये मुश्किल हो गया आजकल। तो ठीक है, लेकिन पढ़ के ही लगाना है तो बिल्कुल सही बात है। और अशोका बिल्डकॉन 88 के लेवल्स पे बाइंग आप रखिए मैम, अच्छा स्टॉक है। मैं लौटूंगा अगली क्वेरी की अगर समय रहा तो, विच आई डाउट ऐसा होता है मेरे साथ ज्यादातर। फरीदाबाद जा रहा हूं, रीना गिनोदिया जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। रीना जी हाय, गुड आफ्टरनून। रीना मैम, आप कब से हो शेयर मार्केट्स में और आप क्या अप्रोच रखते हो? खुद ही स्टडी कर रहे हो या स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट कर रहे हो? खुद ही स्टडी करती हूँ, सीएनबीसी आवाज जी बिजनेस की बहुत बड़ी फैन हूँ। और मेरे फादर है 40 इयर्स से, लास्ट 40 इयर्स से ट्रेड कर रहे हैं, वो ट्रेडिंग में है एंड अपना बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है। उन्हीं को थोड़ा थोड़ा फॉलो करते हैं। तो लास्ट 7 to 8 ईयर्स से मैं भी ट्रेडिंग करती हूँ और जैसे कुछ मुनाफा मिल जाता है तो वहां से निकल लेती हूँ, शॉर्ट टर्म पर्पस रखती हूँ। तो थैंक यू करूंगी अपॉर्चुनिटी। तो ये ना थैंक्स आपका इस प्लेटफॉर्म पे आके क्वेरी रेज करी। अच्छा लगता है जब आप लोग क्वेरीज रेज करते हो मैम, अच्छा लगता है, सब जुड़ते हैं जब चैनल पे। रीना मैम, कई सारे सवाल हैं आपके। ये जोमेटो फ्यूचर आउटलुक, मतलब जोमेटो के आईपीओ में माल लग गया था क्या आपको? नहीं लगा था सर, मैं लेना चाहती हूँ। उसका फ्यूचर आउटलुक क्या है? जैसे 116 का इसका ओपनिंग था, 116 का, तो मुझे लगा नहीं था, लेकिन मैं लेने में इंटरेस्टेड हूँ, तो इसको लेना चाहिए। और इसका फ्यूचर मतलब साल भर का क्या आउटलुक है? तो आईपीओ में पैसा लगाया था लेकिन सब्सक्रिप्शन मिला नहीं। हाँ जी सर, मैंने कम सर लॉट आपने वो लगाया बाबा था। बंगाली का हम लोग को कांटेक्ट नंबर भेजा नहीं अभी तक। खोज रहा हूँ सर, मिलते ही सबसे पहले मैं आप ही के चैनल पे खुद आके डिस्क्लोज करूँगा ताकि सबको मिल जाए। और अच्छा है वो नहीं मिले, क्योंकि अगर सबको मिलने लगे तो प्रीमियम पे लिस्टिंग भी ना हो पाएगी। आज जो लिस्टिंग होती है प्रीमियम पे होती है, वो इसलिए होती है किसी को मिलता नहीं है। और हाँ, एपेटाइट रहती है उसकी। अच्छा, जोमेटो वाकई स्ट्रीट डिवाइडेड थी इस स्टॉक को लेकर राजेश सर। मेरे ख्याल से जितने बुल्स थे उतने ही बेयरिश भी थे स्टॉक को लेकर, इसके प्रोस्पेक्ट्स को लेकर। तो इसकी लिस्टिंग तो सबको सरप्राइज करा है। क्या ये उनमें से है जो इवेंचुअली एक न्यू एज कंपनी, बढ़िया मल्टी बैगर होपफुली आगे बनेगी? इतना रिस्क लूं पोर्टफोलियो में और इन लेवल्स 130 के आसपास रख लूं जोमेटो लंबी अवधि के लिए, या छोड़ दिया जाए? देखिए आशीष जी, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आकांक्षा जी के साथ बात करते हुए कहा था ना, कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आजकल बैलेंस शीट पढ़ के निवेश कर रहे हैं। तो अगर मैं बैलेंस शीट पढ़ूँ जोमेटो की, तो सबसे पहले दिमाग में यही आएगा कि बेच दो, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत हाई हैं। 1 लाख की मार्केट कैप इन्होंने क्रॉस कर ली। सिर्फ 45 से 50 कंपनियां हैं भारतवर्ष में जिन्होंने 1 लाख की मार्केट कैप के ऊपर का मार्केट कैप ले रखा है, और कुछ कंपनियां तो बहुत पुरानी हैं। और इसने लिस्टिंग डे में एक्वायर किया, बहुत ही काबिल तारीफ चीज़ है। एक नया कॉन्सेप्ट स्टॉक है, मैं ये नहीं कहता कि ये ख़राब है, बट एक नया कॉन्सेप्ट स्टॉक है जो अगर हिट हो जाता है और ऐसे चलने लगता है तो मुझे लगता है कि ये डबल भी हो सकता है, बट रिस्की भी है, क्योंकि चूंकि नया कॉन्सेप्ट स्टॉक है, बैलेंस शीट उतनी स्ट्रांग है नहीं।
तो इस वक्त मैं नई खरीदारी की सलाह इनको नहीं दूंगा। अगर ये स्टॉक 120-22 रुपए के लेवल्स तक आता है तो थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा, वहाँ पर भले खरीदारी कर लें, बट वहाँ भी आप अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा हिस्सा ना लगाएं। मान लीजिए आपका जो भी पोर्टफोलियो है उसका 5 से 7% ही आप इसमें लगाएं, क्योंकि एक न्यू एज स्टॉक है, होने को ये 10 गुना भी हो जाएगा। हो सकता है कि आज से 20 साल बाद हम लोग स्टॉक व्हाट्सअप पढ़ रहे हो कि अगर आपने एक शेयर इसका खरीदा होता तो आप आज करोड़पति होते, हो सकता है, आई डोंट नो। करने की जगह आपने जोमेटो के स्टॉक ले लिए होते तो आज आप करोड़पति होते। ऐसा कुछ चल भी सकता है, हो सकता है आज से 20 साल डाउन द लाइन, है ना। उस दिन बिरयानी नहीं खाई होती 20 साल पहले तो पता नहीं कितना पैसा बचा। आपने तो ये एनिवर्सरी कैसे जाएगा का प्लेट बिरयानी के होते और जोमेटो ले लिया था। हाँ तो वही ठीक बात है। तो ये थोड़ा सा रिस्की बेट है, नो वन नोज कैसा होगा आगे का ट्रैक्शन, कैसे ये प्रॉफिटेबल होते हैं, कब प्रॉफिटेबल होते हैं, कैसे बाजार आगे वैल्यू करता है, बहुत कुछ है देखने के लिए। तो देखते हैं जोमेटो कैसे होगा। तो आपको अपना रिस्की बेट पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो 5 से 7% ज्यादा का एक्सपोजर नहीं देना है। जोधपुर जा रहा हूं अंजू अग्रवाल के पास, समय खत्म हो रहा है। अंजू मैम, आप कब से स्टॉक मार्केट्स में और आपकी जर्नी कैसी रही मैम? मुझे सीएनबीसी और जी बिजनेस देखते हुए 1 साल हो गया, पिछले लॉकडाउन से देख रही हूँ, लेकिन मैंने ट्रेडिंग अभी स्टार्ट किया 6 मंथ से। तो जब स्टॉक मार्केट में थे नहीं तो फिर चैनल क्यों देखना शुरू करा? क्या मजा आ रहा था? वो सीरियल से ज्यादा अच्छा लगते थे क्या हम लोग? नहीं सर, मेरे हस्बैंड कंटिन्यूअसली करते हैं ट्रेडिंग, वो पिछले 5-7 सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं। नहीं सर, नहीं बोल दिया, मतलब हम ज्यादा अच्छे नहीं लगते, मेरे को लगा हाँ बोल देंगे आप। ठीक है। अच्छा अंजू मैम, कई सारे सवाल और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हम सब जानना चाहते हैं, ये आईटीसी आपने ऑलरेडी ले रखा है क्या? आईटीसी पे सवाल है शायद एक, है ना? जी सर, आईटीसी ले रखा है। कितने शेयर किस भाव पे अंजू मैम? सर 350 शेयर्स ले रखे हैं मैंने, 213.40 के कॉस्ट पे। और ये लंबी अवधि के लिए लिया था क्या? सवाल क्या राजेश सर के लिए आपका? सर ट्रेडिंग पर्पज से लिया था मैंने, अभी स्टॉक में बने रहना चाहिए क्योंकि इसके अभी तो भाव डाउन जा रहे हैं। आईटीसी में ट्रेडिंग हिलता नहीं है ज्यादा वैसे ये। राजेश सर कब हिलेगा भाई? अच्छा दूसरा इसके साथ वाला जो था वो तो आज लपक चल गया, भारतीय एयरटेल। आईटीसी का नंबर कब आ रहा है? अंजू मैम ने तो खैर ट्रेडिंग के लिए लिया था, 214 पे लिया, 200 अब तो मेरे ख्याल से 207, 208, 209 के जोन्स पे है। तो क्या ट्रेडिंग वाला स्टॉक है क्या वैसे आईटीसी? चलता है क्या इतना कि ट्रेड में पैसा आ जाए? ये जो आपने एक्सक्लेमेशन दिया ना अभी आईटीसी में ट्रेडिंग, मैं समझता हूँ एकदम बिल्कुल सटीक दिया है, क्योंकि ये चलता नहीं है और ये ट्रेडिंग का स्टॉक नहीं है, ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। और मैंने लगातार रिकमेंड किया है, आज भी रिकमेंड करता हूँ कि इसमें एक लंबी अवधि का नज़रिया लें। और हमारा अनुमान है कि आने वाले दिनों में, मैं नहीं जानता कि वो 3 महीने में होंगे कि 6 महीने में होंगे, 280 से 300 के टारगेट इसमें हो सकते हैं। और जब तक आपको वेट करना पड़ेगा, इसमें 5.5% की डिविडेंड यील्ड बैठती है कि जो कि बैंक एफडी से बेहतर बैठती है। तो आप इसे इस तरीके से ले कि आपने बैंक में एफडी करी है, ये ना सोचे कि आपने इक्विटी में लगाया है। और जिस दिन भी ये चला, मान के चलिए आपको बहुत अच्छे रिटर्न देगा। कई एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। अगर आप प्योरली ट्रेडिंग का नजरिया रखती हैं तो मैं समझता हूँ 198 का स्टॉप लॉस रखें और कैरी करें पोजीशन को। बट मैं फिर कहूँगा इसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक आपको पोर्टफोलियो में लंबी अवधि के लिए इसे बिल्कुल रखना चाहिए। मैं अपने समय को बहुत ज्यादा एक्सीड कर चुका हूं। डॉक्टर साहब 25 बार बोल चुके हैं, समय खत्म हो चुका है। रजनी मैम, आकांक्षा मैम, रीना मैम, अंजू जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, प्लेटफॉर्म पे क्वेरी रेज करने के लिए। और राजेश सर आपका थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और सारी क्वेरीज को बखूबी सॉल्व करने के लिए। कल आप जुड़ रहे हो ना 12:30 वाले शो में? कल 2 बजे हो सर। हाँ राजेश सर हैं शायद कल। हाँ अच्छा ठीक है, तो 12:30 का स्पेशल वो अलग से लेकर आऊंगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट चेक।